गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी है, आपको शायद याद ना हो, लेकिन आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह से यूज़ करते रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसका आप यूज़ करते थे एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए। आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि आप फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रहे थे। अच्छा, इस फंडामेंटल थ्योरम का नाम और भी है, और भी कई नामों से इसको पुकारा जाता है। जैसे कि एक इसको कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, एंड इसको ये भी कहते हैं यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके, ये अब ये थ्योरम है क्या, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट, कि ये थ्योरम कहती क्या है। ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 1 है तो उसको या तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है या प्राइम नंबर्स के यूनिक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन दोनों के अलावा किसी और फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये थ्योरम कहती है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेनी ज़रूरी है ताकि आपको ये बात एग्जैक्टली पता रहे। तो लिख लेते हैं, आप भी साथ साथ लिखिए। एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 is either a prime number, or can be written as a unique product of prime numbers. Unique product of prime numbers. यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एक चीज़ और मैं यहाँ लिख देती हूँ, इग्नोरिंग द ऑर्डर, इग्नोरिंग द ऑर्डर। ओके, क्या है ये, देखिए क्या लिखा है मैंने। एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज ईदर अ प्राइम नंबर और कैन बी रिटन एज, इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ, कैन बी रिटन एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये दोनों जो मेन पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हमने हाईलाइट कर दिया, मतलब बॉक्स में डाल दिया है। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है ये थ्योरम क्या कह रही है? कह रही है कि कोई भी इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, उसको या तो हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं या प्राइम नंबर्स के यूनिक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब प्राइम नंबर्स का जो हम प्रोडक्ट लिखेंगे उसके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो देखते हैं, नंबर्स को हम लिख के देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन 1 यानी कि 2, तो 2 मुझे पता है कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स के बारे में आप भी जानते हैं कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट बाय 1 और इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो कि एग्जैक्टली किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ 1 को छोड़ के, और वो नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको छोड़कर। तो 2 एक प्राइम नंबर है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा 3 के बारे में बात करें तो 3 भी एक प्राइम नंबर है ना। ओके, अगर हम बात करें 4 के बारे में, तो 4 क्या है? 4 तो एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि अगेन आप देखिए कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, और कैसा प्रोडक्ट है? यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 के लिए ही ये सेट बना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 दो बार रिपीट हो जाए, 3 बार रिपीट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है, जो भी 4 के लिए ये प्रोडक्ट निकल के आए, ये पूरा सेट ऑफ प्रोडक्ट यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये एक सेट है प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का।
तो ये प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ये यूनिक है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 के लिए ही बना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किसी और नंबर के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। 4 के लिए ही हम सिर्फ 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी मुझे 4 मिलेगा। कोई और नंबर नहीं मिलेगा 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करने पर, है ना। तो इसीलिए 4 को हमने कैसे लिखा, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये प्रोडक्ट कैसा था, यूनिक है। इसी तरह अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए अब 6 के लिए भी जो एक प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है प्राइम नंबर्स का, वो एक यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा है। कैसे यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 और 3 का प्रोडक्ट ये सिर्फ 6 के लिए ही यूज़ हो रहा है, और किसी और के लिए ये प्रोडक्ट, ये सेट ऑफ प्रोडक्ट यूज़ नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 3 के साथ में तो मुझे सिर्फ 6 ही मिल सकता है। 6 के अलावा कोई और नंबर मिल सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, है ना। अच्छा, इग्नोरिंग दी ऑर्डर को अगर हम बदल भी दें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर दें तो भी यही नंबर मिलेगा। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चाहे कैसा भी हो, लेकिन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होगा हमेशा। और यही थ्योरम कहती है कि कोई भी इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो वो या तो प्राइम नंबर होगा या फिर ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होगा जो कि यूनिक हो। इसी तरह अगर हम 7 की बात करें तो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है डेफिनेटली, है ना। तो 8 की अगर हम बात करें तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना। अब ये एक जो ऐसा सेट मिला है मुझे, ये यूनिक सेट सिर्फ 8 के लिए ही होगा, 8 के लिए ही काम करेगा, 8 के अलावा किसी और नंबर के लिए नहीं है। ये 3 बार मल्टीप्लाई जो हमने किया है 2 को, ये 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन किसी और के लिए, किसी और नंबर के लिए नहीं है, नहीं काम करेगा। तो इसीलिए ये थ्योरम हमें बिल्कुल सही नज़र आ रही है कि कोई भी इंटीजर जो कि 1 से बड़ा हो उसको या तो हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर प्राइम नंबर्स के यूनिक प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। इसी तरह हम आगे किसी और नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया था HCF या LCM निकालने के लिए, पहले कभी बचपन की क्लासेस में यूज़ किया ही है। यहाँ पर भी हम LCM और HCF के बारे में कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर कि इस थ्योरम का हम यूज़ किस किस तरह से नंबर्स के साथ कर सकते हैं, इस थ्योरम से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ नंबर्स के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे ये थ्योरम तो किस तरह से हमें फ़ायदा होगा, क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं। ओके, तो अब एप्लीकेशंस ऑफ FTA मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि लिखा है, कंसिडर द नंबर 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ये जो रेज़ टू द पावर n है, ये n क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है। तो वी जस्ट हैव टू चेक whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए 4 raised to the power n को अगर हम सॉल्व करें तो जो भी नंबर मिले उसका लास्ट डिजिट 0 हो। ये हमें चेक करना है कि क्या n के लिए कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 4 raised to the power n का जो नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट 0 हो। ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, इसमें भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेसिकली हमें ये देखना है कि इसको किसके फॉर्म में इसने बोला है प्रूव करने के लिए। इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। तो अगर इसका लास्ट डिजिट 0 है तो क्या होगा, हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना। लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है, नॉर्मली सबसे पहले उसका जो डिविजिबल नंबर होता है वो 5 होता है। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, 10 से भी है, लेकिन स्टार्टिंग में हम उसको अगर लें 5 से तो वो 5 से भी डिविजिबल है अगर वो नंबर 0 पे एंड हो रहा है, 2 से भी है ना।
2 के बाद 5 से भी है। तो अगर ये देखा जाए कि ये नंबर एंड हो रहा है, सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 0 पे एंड हो रहा है, मतलब इसको हम किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए 4n की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी नंबर मुझे मिला, सपोज कर लिया हमने कि उसका लास्ट डिजिट है 0, लास्ट डिजिट 0 है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो नंबर 2 से, 5 से, 10 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो ये बात हम लिखते हैं सबसे पहले कि फॉर द नंबर 4 raised to the power n to end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number, इसको inverted commas में डाल देते हैं, any natural number small n, it should be divisible by 5 also। 5 से भी डिवाइड होना चाहिए ये नंबर, 2 से तो है ही, 2 तो मुझे दिख ही रहा है कि 4 रेज़ टू द पावर n है तो वहाँ पे तो 2 आएगा ही आएगा, लेकिन 5 से भी डिविजिबल होगा, ये बात भी श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं। अब अगर ये 5 से डिविजिबल है तो सिंपल सा क्या मतलब है कि इसका जो भी फैक्टर होगा, 4 रेज़ टू द पावर n के जो भी फैक्टर्स निकल के आएंगे उन फैक्टर्स में एक फैक्टर 5 भी होगा, पक्की बात है, उसका एक प्राइम फैक्टर 5 तो ज़रूर होगा, तभी वो 5 से डिविजिबल है। तो लिख लेते हैं इस बात को भी, दिस मीन्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ विजिबल है ना, हाँ विजिबल है, ऑफ 4 raised to the power n should contain the prime factor 5, है ना, 5 भी होगा, उसका एक प्राइम फैक्टर 5 भी है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हमें दिख रहा है कि ये ऐसा है? देखते हैं। 4 raised to the power n को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर n, दैट इज 2 raised to the power 2n। तो यहाँ तो कहीं 5 दिख ही नहीं रहा, 2 ही एक फैक्टर दिखाई दे रहा है। इस 4 raised to the power n का एक इकलौता फैक्टर दिख रहा है 2, 5 तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। हाँ ये विजिबल भी है, ठीक है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर। सो 2 is the only prime factor in the factorization of 4 raised to the power n। 4 raised to the power n का प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। So 2 is the only prime factor in the factorization of 4 raised to the power n। ठीक, इसके आगे लास्ट आपको एक लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्योंकि ये 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो भाई 0 से तो हर हाल में एंड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से होता है, ठीक बात है, लेकिन अगर वो 2 से हो रहा है तो उसको 5 से भी होना पड़ेगा। अगर वो 0 पे एंड हो रहा है तो, और साथ ही साथ 10 से भी होना पड़ेगा। 10 है तो ऑटोमेटिकली 2 और 5 तो आ ही जाएगा, इसीलिए मैं 5 पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि 5 होना ज़रूरी है। 2 भी है तो 5 भी होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 5 फैक्टर दिख ही नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे हम कि भाई उसका फैक्टर प्राइम नहीं है, 5 प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। और अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो सिंपली इट कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0, 0 पे एंड नहीं होगा। यानी कि लास्ट लाइन लिखते हैं,
Since 5 is not the prime factor of 4 raised to the power n, so there is no natural number n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. ओके। अच्छा, आपने इससे पहले HCF और LCM के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से आप निकालना भी जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं ताकि आपको ईज़िली आप किसी भी चीज़ों को मतलब HCF को LCM को निकाल सकें, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी हो। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं HCF की बात करूँ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF हम कैसे निकालते हैं? जो भी दो नंबर्स हमें गिवन होते हैं उसमें से हम ये चेक करते हैं कि कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, और फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं और हमें पता लग जाता है कि HCF क्या है। तो अगर हम बेसिकली इसको समझना चाहें तो ये कैसा प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है उन स्मॉलेस्ट पार्ट्स का जो कि उन दोनों नंबर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। यानी कि हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। दो नंबर्स हैं या तीन नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, उन दोनों नंबर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें से स्मॉलेस्ट पार हम देखेंगे, और स्मॉलेस्ट पार का जो भी नंबर होगा उन दोनों का या तीनों का, या एक है तो एक का, अगर दो है तो दो का, तीन है तो तीन का, उनका प्रोडक्ट हम कर लेंगे, और करने के बाद हमें HCF ईजिली मिल जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया? इसी तरह अगर मैं LCM की बात करूं, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको भी अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पार ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें जो ग्रेटेस्ट पार है, ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा पार, उनका प्रोडक्ट अगर हम कर दें तो हमें LCM मिल जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम इसको समझ लेंगे कि क्या मतलब है इसका, ठीक है? इसके अलावा जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जैसे ही हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अप्लाई किया किसी भी दो नंबर पे या तीन नंबर पे, और उसका LCM और HCF जब निकाला गया तो ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि उन दोनों या तीनों नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। जैसे कि अगर मैं लिखूं दो नंबर्स हैं मेरे पास, सपोज नंबर A और नंबर B, तो HCF अगर A और B के बारे में बात करूं और LCM किसके LCM के बारे में बात करूं, A और B के LCM के बारे में, और इन दोनों HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमेशा बराबर होगा उन दोनों नंबर के डायरेक्ट प्रोडक्ट के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया एक तरह से कि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि चार वेरिएबल्स में से तीन वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे, यानी कि जैसे सपोज HCF गिवन है, ये दोनों नंबर्स गिवन है, LCM आपसे पूछ लिया गया तो आप सिंपल कैलकुलेशन से LCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से कई बार होता है कि LCM गिवन होगा, आपको दोनों नंबर्स भी गिवन होंगे, और HCF पूछा गया है तो यहाँ पर आप HCF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि दोनों HCF और LCM गिवन है, दोनों नंबर्स में से एक नंबर गिवन है, सेकेंड नंबर मिसिंग है, आपसे पूछा है कि बताइए सेकेंड नंबर क्या है,
तो आप वो भी निकाल सकते हैं इजीली। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ठीक है, और ये बात भी पता होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर मुझे कहा जाए कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 and 91 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लिखा है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर ये लिखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल सी बात है, हम निकालते हैं फैक्टर्स। 26 के अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो 26 के फैक्टर्स क्या होंगे? 13 और 2। इसके अलावा तो कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। 13 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है। देखिए प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती थी कि कोई भी 1 से बड़ा नंबर है तो उसको हम या तो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिक प्रोडक्ट है 13 और 2 का प्रोडक्ट सिर्फ 26 के लिए ही है, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं होगा। इसी तरह अगर 91 के बारे में बात करें तो 91 का क्या प्रोडक्ट है? 13 और 7, इसके अलावा कोई और नहीं है। अब दोनों प्रोडक्ट्स मिल गए हमें। अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करनी है। अगर मैं एलसीएम के बारे में बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इससे पहले कि एलसीएम का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर को आपको प्रोडक्ट करना है। इसमें ग्रेटेस्ट दोनों ही हैं अपने आप में, 13 भी है और 2 भी है। 13 ऑलरेडी आ चुका है, 7 बच गया इस वाले में, तो 7 यानी जो भी प्राइम फैक्टर्स आपके पास है उसमें से जो ग्रेटेस्ट है उसको आपको लिखना है, उसका प्रोडक्ट लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर लिखकर और ग्रेटेस्ट पावर के साथ वो नंबर लिखकर और फिर उसका प्रोडक्ट करना है। 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 2 ज़ा 26 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 7 से तो मिलेगा 182। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ के बारे में अभी हमने क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों में से कॉमन प्राइम फैक्टर जो भी आपका है उसका स्मॉलेस्ट पावर, दोनों में से कॉमन क्या है? 13 कॉमन दिख रहा है और इसका स्मॉलेस्ट क्या है? 1 ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। 13 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज़ 13। तो एचसीएफ क्या हो गया? 13। सिंपली आपने निकाल लिया। अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया कि अगर हमें 2 नंबर्स गिवन हैं और उनका एचसीएफ एलसीएम के बारे में हमें पता है, 2 नंबर्स में से एक नंबर के बारे में नहीं पता, तो हम इजीली वो सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं। या फिर इसी तरह से 4 में से कोई भी 3 चीज़ें आपको गिवन हैं और आप 4th वन ईजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, अगर लिखा है गिवन दैट HCF of 96 and 404 is 4, find the LCM of 96 and 404। अब आपको ये बोला है 2 नंबर्स आपको दे दिए, देखिए ब्रैकेट में लिखा है 96 and 404, तो यानी कि आपके जो दोनों नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक 96 है और एक 404 है, और उन दोनों का HCF इज गिवन टू यू 4 और LCM आपको निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे? वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग, जो कि अभी हमने सीखा है, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। ये आप अप्लाई करेंगे। LCM आपको नहीं पता तो LCM की जगह LCM में लिखेंगे हम। ये विजिबल है? एक सेकेंड में चेक कर लूँ। ओके, LCM इंटू HCF, HCF क्या है? 4 है,
HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 4। कंफ्यूज नहीं होना, ये HCF गिवन है। HCF कई बार स्टूडेंट्स 96 को ले लेते हैं, कई बार 404 को ले लेंगे, लेकिन नहीं, HCF है इन दोनों नंबर्स का। ब्रैकेट में लिखे हैं ये दोनों नंबर्स, मतलब इन दोनों का HCF है इक्वल टू 4 के बराबर है। तो HCF इज 4 और दोनों नंबर्स क्या हैं, 96 और 404। सिंपल। अब LCM निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को उस साइड पर लेके जाएंगे। 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 डिवाइडेड बाई 4। तो अब अगर हम डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 और फिर 4 1 जा 4, दैट इज 96 मल्टीप्लाइड बाई 101। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा, मुझे मिला है 9696। तो LCM क्या हुआ इसका, 9696। ये इसका LCM हुआ, यानी कि इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना है, जो कि है 9696। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ये बेसिकली एप्लीकेशन था किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, कुछ हॉट क्वेश्चंस, वो आपको ट्राई करने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्पोजिट नंबर स्मॉल x इज अ प्राइम फैक्टराइज्ड एज फॉलोज। x इक्वल्स टू p रेज टू द पावर a q रेज टू द पावर b। If the last digit of x is 0, what can we say about the primes p and q? Okay, your next question is, find HCF of the numbers given below: k, 2k, 3k, 4k and 5k, where k is a positive integer. And third question is, 3 bells tolls at interval of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? ये 3 questions हैं आपको जो करने हैं। ट्राई करिए और कोशिश करिए कि हो जाए। नहीं होता है तो फिर हमने जो डिस्कस किया है कि चैप्टर के एंड में हम लोग एक क्लास रखेंगे जिसमें हम सारे हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।